हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है ग्वालियर के रहने वाले डावरा थाने के अनिल शिव हरे की। अनिल शिव हरे जो थे, उनका गद्दों का काम था। गद्दे और फ़ॉर्म का काम जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे से चल रहा था और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े रईस व्यक्ति की लिस्ट में उनका नाम आता था। इंसानियत, नैतिकता और मूल्य, देखी जाए तो सब कुछ नैतिकता के मूल्य सबको वो जानते थे और इस घटना में इंसानियत और नैतिकता के मूल्यों का कत्ल हो जाता है। घर में जब उनके शादी हुई, काफ़ी अच्छा बिजनेस था, तब उनके एक बेटा पैदा होता है। मानो कि जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो और उस बेटे के आने से उनके घर की पूरी जो प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई थी और सभी लोग बहुत खुश थे कि घर में एक बेटा आ गया। बेटे का एडमिशन कराया, उसे पढ़ाया, लिखाया और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने परवरिश दी, तो बेटे ने भी उनके नाम को ऊँचा किया। बेटे उनकी हर बात को मानता था, ना ज़्यादा उसके यार दोस्त थे, ना इधर-उधर घूमना, घर में रहना, माता-पिता के अकॉर्डिंग सारे काम करता था। जब उस बच्चे की 12th हो जाती है, उसके बाद में 2023 में वो बीबीए की डिग्री लेने के लिए आईआईटी करके कॉलेज होता है, उसमें चला जाता है। और बीबीए की डिग्री होने के बाद में, क्योंकि उसको ये तो था ही नहीं कि उसे जॉब करनी है, क्योंकि पापा का बिज़नेस करोड़ों अरबों का था, तो ये था कि एक डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद में वो अपने पिता के बिज़नेस को सँभाल लेगा। इसी उम्मीद के साथ में वो पूरी पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद में घर आ जाता है और घर में पापा के साथ में हाथ बटाने लगता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे अपने यार दोस्तों के साथ घूमने जाना है और पार्टी करनी है, क्योंकि बच्चा जब ग्रेजुएशन कर चुका था तो 2-4 दोस्त उसके वहाँ पर कॉलेज में बन गए थे। जब तक वो 12th में था, ना उसका कोई यार दोस्त था, ना उसका कोई फ्रेंड्स था। वहाँ जाने के बाद में फिर वो कहते हैं, कोई बात नहीं, कभी-कभी तो मेरा बेटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपने बेटे को जाने की परमिशन दे देते हैं। बेटा उनका बाइक उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जब पार्टी करने चला जाता है तो उसके पिता को जब लगभग 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, शाम के 4 बज जाते हैं, तो वो अपने बेटे को कॉल करते हैं कि काफ़ी देर हो गई, अभी तक आया नहीं है। तो वो उस पे कॉल तो पिक नहीं करता बेटा, लेकिन एक मैसेज टाइप करता है, पापा मैं आपको 1 डेढ़ घंटे बाद मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ। अभी थोड़ा मैं फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हूँ। ऐसा वो कह देता है। पिता को लगता है चलो कोई बात नहीं, कभी-कभार जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। जब 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं, उनके बेटे का फ़ोन नहीं आता, उसके बाद में जो पिता होते हैं वो फिर से कॉल करते हैं। कॉल करते हैं तो बेटे का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। इस पर पिता परेशान हो जाते हैं और वो फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं कि देखो बेटा आज कहकर गया था घूमने के लिए और अभी तक नहीं लौटा है, इस पर मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर डर लग रहा है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, कभी-कभी बच्चा बड़ा हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ में टाइम लग जाता है और वो नहीं बता पा रहा है, तो आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ऐसा कहते-कहते लगभग शाम के 8 बज जाते हैं, तब भी बेटे का फ़ोन नहीं मिलता, तो फिर वो पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज करा के वो बोलते हैं कि हमारा बेटा आया नहीं है और लगभग 11-12 बजे का गया हुआ था। अब हमें बहुत परेशानी हो रही है और ये भी नहीं बता के गया था कि वो जा कहाँ रहा है। बस ये बोला था पापा फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे के से पहले तो हम रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे। आप थोड़ा सब्र कीजिए और क्या पता बच्चा कहीं इधर-उधर हो, दोस्तों के साथ हो या आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, आप परेशान नहीं होइए कि बच्चे ने कभी पी पा ली हो, आपके सामने नहीं बच्चा पीता है और कहीं पे टाइम बिता रहा हो। ऐसा समझाते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है, मेरे बेटे में किसी तरह का कोई शौक नहीं है और बहुत ही शरीफ और अच्छा बेटा है मेरा, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं 24 घंटे के बाद में हम देखते हैं आपके बेटे की खोजबीन शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर जब 24 घंटे भी बीत जाते हैं, बेटा नहीं आता, पिता बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो बहुत-बहुत बड़े लोगों का प्रेशर पुलिस वालों पर आने लगता है। वो उन पर काफ़ी दबाव बनाते हैं कि कहीं से भी कीजिए, शिव हरे जी के बेटे को ढूँढ कर लाइए। पुलिस वाले अपनी पूरी जाँच पड़ताल में लग जाते हैं और वो फिर मोबाइल को सीडीआर पर लगा देते हैं। तो जब सीडीआर से पता चलता है कि वो डीवी मॉल पर उसकी लास्ट लोकेशन पाई जाती है। जो वहाँ का डीवी मॉल होता है, लास्ट लोकेशन वहाँ पाई जाती है। लेकिन
वहाँ पर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। चारों तरफ से वो घूम-घाम कर पूछताछ करके वहाँ से आते हैं। पुलिस पूरी जानकारी निकाल लगा पूरी जान लगा देती है ढूँढने में। तब वहाँ पर डीवी मॉल के पास में एक दर्शन कॉलोनी होती है, तो वो उसके पिता से पूछते हैं कि क्या दर्शन कॉलोनी में कोई आपके बेटे का जानकार रहता है? क्योंकि डीवी मॉल के पास में ही दर्शन कॉलोनी थी। तो वो कहते हैं, हाँ, मेरे बेटे की फ्रेंड रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टि उसका नाम है और वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि 7-8 साल पुरानी जानकारी है, इसलिए वो मेरे बेटे से प्यार करती है और हम जल्दी ही उनकी शादी कर देंगे। मैंने शादी इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि थोड़ा बहुत सेटल मेरा बच्चा हो जाए काम में, तो ज़िम्मेदारी को समझने लगे, तब हम उनकी शादी कराएँगे। लेकिन मुझे पता है कि 6-7 साल से वो उसके टच में है, 12th के बाद से वो लड़की उसी के टच में रह रही है। पुलिस वालों को लगता है कि जब पिता ही ऐसा बोल रहे हैं, तो शायद लड़की इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसा वो पुलिस वाले सोचते हैं तो उसके बाद में फिर अ, पुलिस वाले उस लड़की पर हाथ नहीं डालते और वो वहाँ से पूछते हैं कि इसका कोई फ्रेंड भी है जो या कोई इसका 1-2 दोस्त हो, तो वो कहते हैं हाँ, अंश उसका एक फ्रेंड है, तो अंश ही है, उसके अलावा उसका कोई ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है मेरी नॉलेज में। अंश से ही उसकी बात होती थी, वही घर पे आता-जाता था। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, वो फिर अंश को उठाते हैं। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेकर जाते हैं, अंश से पूछताछ की जाती है। तो अंश पहले तो मना करता रहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फिर वो अंश को डाँटते हैं, धमकाते हैं, 3rd डिग्री का टॉर्चर देते हैं। तो ज़्यादा देर तक अंश टिक नहीं पाता और अंश टूट जाता है। तो अंश बताता है कि मैं और जो दृष्टि और क्या कहते हैं, सागर, हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ पर जब दृष्टि से सागर की मुलाकात होती है, तो सागर भी उसे अ, पसंद करता है और दृष्टि भी। इनके पूरे कॉलेज में चर्चे-आम थे, सब लोग इनको जानते थे कि ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बीच जब मेरी एंट्री होती है दृष्टि के पास दृष्टि से, तो दृष्टि जो होती है वो बहुत खूबसूरत लड़की है और उसका अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़ जाता है और उसकी सागर की तरफ से कम हो जाता है। अब दृष्टि जो थी वो ये कह रही थी मुझसे कि तुम मेरा सागर से पीछे छुड़ाओ, मैं सागर के साथ में ज़्यादा दिन तक फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो। अब हमने साथ में जो पल बिताए थे, साथ में हम घूमे-फिरे थे, तो उस दिन मैंने उसे उसी की वीडियो दिखाने के लिए मॉल में बुलाया था। मैं, दृष्टि और सागर हम तीनों ही मॉल में थे, तो मैंने अपने एक मित्र को और बुला लिया था, जो मेरा एक और फ्रेंड था। मैंने उसे भी बुला लिया था, तो इसके बाद में फिर जो वो सागर होता है, मैं उसको फ़ोटो भी दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ कि देख, ये मेरे साथ में ज़्यादा कंफ़र्टेबल है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। दृष्टि ने भी उसे बोल दिया था, तो वो दृष्टि पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था कि नहीं, तुम्हें फ्रेंडशिप मुझसे ही रखनी है और मैंने घर में सबको बता दिया है, मेरी रिश्तेदारी में सबको पता है, हम 6-7 साल से फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो? वो बहुत समझाता है दृष्टि को, लेकिन दृष्टि नहीं मानती और दृष्टि मुझसे कहती है कि इससे मेरा पीछा छुड़ाओ और मैं इसके साथ में ज़्यादा दिन तक इन्वॉल्व रहना नहीं चाहती हूँ और तुम मुझसे मेरा पीछा छुड़ाओ। मैं बार-बार समझा रहा था सागर को, लेकिन सागर नहीं माना। फिर हम उसको जो था अंश, वो अकेला रहता था, कि फिर हम उसे अपने कमरे पर ले गए और हमने उसे जान से मार दिया। मारने के बाद में फिर हमने उसे गाड़ी में डालकर सुनसान जगह पर हम उसको ले गए और हमने उसको वहाँ पर फेंक दिया था। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद में कि हमने उपलों का इंतज़ाम पहले ही 400 उपले का इंतज़ाम कर लिया था और फिर हमने उस 400 उपलों को सागर के ऊपर रखकर, क्योंकि जुलाई का महीना था और अभी लास्ट मंथ ही जो गया है आपका 23 जुलाई की ये बात है कि जुलाई का महीना था और हमने उसको रखा सुनसान जगह पर, कोई वहाँ दूर-दूर तक नहीं था। उसके ऊपर हमने उपले रखे और जला दिया। जब उसकी राख अगले दिन ठंडी हो जाती है, तो हम उसको उठाकर नाले में फेंक आते हैं। सागर के पिता के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। वो तड़फ रहे थे वो, क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा था, करोड़ों की संपत्ति थी। अब वो करते तो क्या करते? वो बहुत दर्द में, बहुत दुखद घटना में थे और जब वो नाले पर जाती है, पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कुछ हड्डियाँ जो मिलती हैं, उनको ही फ़ोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया जाता है। डीएनए टेस्ट उन हड्डियों का किया जाता है, तब उसमें ये पता चलता है कि हाँ, ये सागर की ही हैं। तो दोस्त ने, मतलब एक लड़की के पीछे इस तरह से एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये भी नहीं सोचते बच्चे कि कम से कम वो अपने घर का इकलौता वारिस है
और अब माता-पिता करें तो क्या करें? लड़कियाँ तो ज़िंदगी में हज़ार आ जाती हैं और लड़के के लिए लड़कियाँ, लड़कियों के लिए लड़के ज़िंदगी में हज़ार आ जाते हैं। लेकिन जो ये कर गुज़रते हैं कुछ पल के गुस्से में, उसका कहीं से कहीं तक भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब ज़िंदगी तीनों की खराब हो चुकी है, सृष्टि की भी दृष्टि की भी और सागर तो जा ही चुका है इस दुनिया से और अंश की भी। लेकिन इतना सब कुछ करने से पहले बच्चों को सोचना चाहिए अपने आगे-पीछे का, इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर बात को बड़ों के बीच में लाकर समाधान निकाला जाता, तो समाधान ज़रूर निकल जाता और इस तरह से कोई किसी अपना इकलौता वारिस नहीं खोता। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ऐसी तरह की सच्ची घटनाएँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।